सर पर टोपी है, हमारा दीन इस्लाम है, तो हम भेड़िया हो गए। और याद रखो, भेड़िया शेर को भी खा लेता है। तुम्हारा चुनाव आएगा तो भेड़िए तुमको बताएंगे कैसा शिकार होता है। और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अक़लियत को, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा। ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा बराबर। और सुनो मेरी इस बात को, आप 2024 में बीजेपी को हम हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मैं मोदी के खिलाफ था और जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? तो हमको गाली दे रहे हैं। अरे भैया गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। माहौल खराब होता है तो फाड़ में जाए। ये वही ओवैसी हैं जो मोदी वर्सेस मुसलमान करते रहते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को जहर बताते हैं। ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं उनकी जुबान से सिर्फ मुसलमान निकलता है। लेकिन अहम फॉर्मूले पर 24 की चुनावी पिच तैयार करने में जुटे ओवैसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले विपक्षी महागठबंधन ने ओवैसी को बिल्कुल ही भाव नहीं दिया और अब झारखंड की डुमरी सीट पर हुए उपचुनाव में ओवैसी फैक्टर पूरी तरह फेल हो गया। डुमरी में मुसलमानों की बड़ी आबादी होने के बावजूद ओवैसी के कैंडिडेट मोबिन रिजवी को नोटा से भी कम वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी को सिर्फ 3,471 वोट मिले, जो नोटा से भी कम है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो एआईएमआईएम के सी प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी को 24,132 वोट मिले थे। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स ने ओवैसी की एआईएमआईएम को नकार कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मुश्त वोट दे दिया। हैदराबादी भड़काऊ भाईजान के लिए यह चुनावी नतीजा किसी बड़े सदमे से कम नहीं। ओवैसी को यह गम खाया जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट का फिक्स डिपॉजिट मजलिस के नाम नहीं करा पाए, क्योंकि झारखंड के उपचुनाव में मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने हर दाव आजमाए थे। वो तो ये कहने से भी नहीं चूके कि माहौल खराब होता है तो भाड़ में जाएं। माहौल खराब होता है तो भाड़ में जाए। मैं अपनी औलाद के लिए खामोश नहीं बैठूंगा, मैं अपने बच्चे की इज्जत के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। अगर गांव का माहौल मुझे बेइज्जती करने से खराब होता है तो फिर और खराब होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? भारत के संविधान में इज्जत फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। इस मुकाम पर हम आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं, हम कभी वोट नहीं ले रहे हैं। अभी तक इसी ओवैसी का लाउड स्पीकर बीजेपी को हराने से ऑन हो रहा था और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात पर ऑफ हो रहा था। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा बराबर। और सुनो मेरी इस बात को, आप 2024 में बीजेपी को हम हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। हाल के चुनावी नतीजे को देखें तो ओवैसी और उनके सिपह सालारों के सारे दावे हवाई हो जाते हैं। ओवैसी का हर कार्ड फेल होता जा रहा है, हर मुद्दे पर वो क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये नहीं उठ रहा है कि 2024 के चुनाव में ओवैसी का मुस्लिम दाव चल पाएगा या नहीं, बल्कि अब तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव के बाद भड़काऊ भाईजान की सियासी दुकान पर ताला तो नहीं लटक जाएगा। भारतीय राजनीति में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के पतन के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। असल में ओवैसी खुद को बड़े फ्रेम में ऐसे दिखाते हैं कि वो मुसलमानों के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ओवैसी को वैसा भाव नहीं दे रहे। दूसरी बात, विपक्षी महागठबंधन इंडिया ने भी ओवैसी के लिए दरवाजे बंद कर दिए, इसीलिए ओवैसी बात बात पर चिढ़ जा रहे हैं। 24 की चुनावी अग्नि परीक्षा को लेकर बेचैन है। मैं शुरू से कह रहा हूं
कि भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा। मैं शुरू से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं ये बात को। आप चेहरे लाएंगे तो उनको फायदा होगा। ओवैसी 2024 में मोदी को हराने का दम भरते हैं, लेकिन कैसे, इसका जवाब उनके पास भी नहीं। ना तो उन्हें इंडिया गठबंधन में जगह मिली, ना ही तीसरा मोर्चा साकार हो पा रहा। ओवैसी जिसकी रट लगाते आ रहे हैं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा। ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना। 24 के चुनाव से पहले हर मुद्दे पर हैदराबादी भाईजान क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे। गठबंधन के आसरे 24 को लेकर उम्मीद पाले हुए थे, लेकिन गठबंधन के मॉनसून में भी उन्हें कोई पॉलिटिकल अम्ब्रेला नहीं मिला। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स ओवैसी की पार्टी से दूरी बना रहे हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी का देश के मुसलमानों पर कोई खास प्रभाव नहीं है। ओवैसी के लिए 24 के चुनाव से पहले देशव्यापी संगठन खड़ा करना भी नामुमकिन है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि फिलहाल उनकी पकड़ सिर्फ मुसलमान समुदाय तक ही है। जनता के बीच बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को झूठा साबित करना भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस या रीजनल पार्टियों के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में पूरी तरह से सैन लगाना आसान नहीं होगा। मुस्लिम वोट की राजनीति जो ऐसी करते हैं, उसके जो बहुत सारे कर्णधार अभी भी उत्तर भारत में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में जो क्षेत्रीय दल है वो हो। तो ये सारे दल अगर एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन बनाते हैं तो निश्चित तौर पे मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद इंडिया गठबंधन होगी। और ऐसे में ओवैसी के लिए बहुत मुश्किल होगा जो मुस्लिम जो वर्ग है उसका वोट लेना। यही सब सोच सोचकर ओवैसी बिलबिलाए हुए हैं। सियासी रास्ते बंद हुए तो विपक्षी गठबंधन पर नॉनस्टॉप हमले कर रहे हैं। वो जॉर्ज बुश के बेटे हैं पूरे। नहीं, ये जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश के परिवार के हैं। जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं। तो लगता है कि जॉर्ज बुश के जानशीन है पूरे के पूरे ये लोग। और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं, ये दुकानदार हैं कि इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। और एक चौकीदार हैं जो नेशनलिस्ट सर्टिफिकेट बांटते हैं। और दुकानदार जो है, जो साहूकार बन के बैठा है, हमारी बर्बादी का बाइस बना है, वो कहेगा कि अगर हमारे पास आ जाओगे दुकान को तो तुम अच्छे हो जाओगे। ना तुम्हारी हमको ना दुकानदार की जरूरत है, ना ये चौकीदार की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस देश में चौकीदार को बैठाएंगे, दुकानदार की दुकान ही बंद होगी। 24 में चौकीदार और दुकानदार को ताल ठोक कर हटाने का दावा करने वाले ओवैसी तीसरे मोर्चे को इंडिया और एनडीए का विकल्प बताते हैं। लेकिन ओवैसी का तीसरा मोर्चा बना भी तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो सकती हैं? तीसरा मोर्चा कितना कारगर होगा, ये भी जान लेते हैं। ओवैसी के सामने अब तेलंगाना में बीआरएस, यूपी में बीएसपी और भीम आर्मी और बिहार में वीआईपी समेत दूसरे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का विकल्प खुला हुआ है। हालांकि वीआईपी के भी एनडीए में जाने के आसार नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय दल हैं, जो ताकतवर क्षेत्रीय दल हैं, वो सब साथ में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी है। तो ये सब एकजुट होकर के इस कवायद में लगे हैं कि इंडिया का जो गठबंधन है वो किसी तरीके से मजबूत हो जाए। हाँ, थर्ड फ्रंट की बनने की बात तब आएगी या ओवैसी जैसे लोगों के लिए तब मुफीद होगा जब जो क्षेत्रीय दल हैं और ये कांग्रेस पार्टी है, इनमें सीट शेयरिंग को लेकर के कोई विवाद हो जाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साल 2014 से ही आक्रामक तरीके से मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओवैसी हमेशा से ही मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस से तो ओवैसी इस कदर खार खाए हैं कि उनका सारा फोकस फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में ओवैसी का करीब 35 मुस्लिम बाहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9% है। हालांकि वोटर के तौर पर ये राज्य की करीब 36 सीटों को प्रभावित करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ओवैसी 15 मुस्लिम बाहुल सीटों को टारगेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब हैं और 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। दोनों ही राज्यों में अभी तक मुसलमानों का ये वोट एक मुश्त रूप से कांग्रेस को मिल रहा था। चुनाव भी बाइपोलर हो रहे थे, लेकिन अब ओवैसी मानते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुसलमानों को कांग्रेस से इतर एआईएमआईएम का विकल्प मिल गया।
ओवैसी की ये रणनीति कांग्रेस की टेंशन कितना बढ़ा पाएगी, ये तो चुनाव में साफ होगा। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर कॉपीराइट का सपना देखने वाले ओवैसी पिछले चुनावी नतीजों से शायद सबक नहीं ले रहे। देश में जहां भी चुनाव हुए या खासतौर से अभी झारखंड का उपचुनाव में देख लीजिए, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया है कि ओवैसी साहब को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। एक वर्ग विशेष ने भी पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ओवैसी जी किसको फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आगे 2024 में जो होने वाले चुनाव है, उनके कैंडिडेट का लड़ना ना लड़ना कहीं से भी किसी को ना कोई फायदा पहुंचाएगा ना नुकसान पहुंचाएगा। भारत की जनता ने 2014 में ही धर्म और जाति का खाल ओढ़कर सांप्रदायिकता फैलाने वाले कांग्रेस, ओवैसी जैसे लोगों को सबक सिखा दिया है, नकार दिया है। इन परिस्थितियों में अब ओवैसी जैसे लोगों की ताल नहीं गलने वाली है। 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जिस मुस्लिम वोट बैंक को ओवैसी अपना फिक्स्ड डिपॉजिट समझते थे, वो मुस्लिम वोट बैंक अब उनके पाले से खिसक गया। बिहार में तो तुक्का लग गया था, लेकिन उसके बाद तो कहीं कोई करिश्मा दिखा नहीं सके।